जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि बाज़ंतीनी सल्तनत को ही कुरान पाक ने रूम कहा है और कैसे सलीबियों ने बाइजेंटाइन एम्पायर की कैपिटल पर हमला करके कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में ले लिया। फिर कई साल बाद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने उन्हें बाहर निकाल फेंका और अपनी हुकूमत को रिकवर करने में कामयाब हुए। इससे पता चला कि सलीबियों की दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से नहीं थी बल्कि बाज़ंतीनी सल्तनत यानी रूमी सल्तनत से भी थी, जो कि दुश्मनों से घिरी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बाज़ंतीनी सल्तनत कमज़ोर होती गई और बल्गेरिया और सर्बियन एम्पायर्स ने बाज़ंतीनी सरजमीनों पर कब्जा कर लिया और तुर्कों ने एशिया माइनर को मुकम्मल तौर पर ज़ेर कर दिया। एनातोलिया यानी आज का तुर्की देखते ही देखते बाइजेंटाइन क्रिश्चियंस की सरजमीनों से इस्लामी सरजमीनों में बदल गई। आखिरकार 1453 ईस्वी में जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, तब बाइजेंटाइन एम्पायर मदद के लिए सिर्फ मगरिब की तरफ ही देख सकते थे। लेकिन जो चालाक दुश्मन होता है वो हमेशा अपनी शर्तों पर मदद करता है। मगरिब में भी पोप की तरफ से शर्त रख दी गई कि मदद तभी मिलेगी जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई अपने मजहब को छोड़कर लैटिन चर्च के कैथोलिक मजहब को अपना ले, जिसके जवाब में बाज़ंतीनी शहंशाह ने वो कहा जो तारीख के पन्नों पर सोने के हर्फ से लिखा गया कि तुर्कों की पगड़ी पोप के टायरे से बेहतर है। यानी ऑर्थोडॉक्स बाज़ंतीनियों ने अपने मजहबी अकीदे के खिलाफ जाकर कैथोलिक चर्च को तस्लीम करने से बेहतर यही समझा कि मुसलमान तुर्क उन पर हुकूमत करे। Sharpen your swords and steel your swords, for we fight as brothers, as the Romans! Augustus, Justinian, Constantine, they will be watching! जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लिया और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के सबसे इम्पोर्टेंट कैथीड्रल हागिया सोफिया को एक मस्जिद में बदल दिया। इसी के साथ दुनिया से 1500 साल पुरानी रूमी सल्तनत का खात्मा हो गया। लेकिन हदीस में तो आता है कि क़यामत के नज़दीक मुसलमान और रूमियों में इत्तेहाद होगा, जिसका मतलब हुआ कि ये रूमी क़यामत तक मौजूद होंगे। लेकिन कैसे? बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हुए 550 साल गुजर चुके और आज तक दोबारा नहीं बन सकी। तो आपको बता दूं कि यकीनन बाज़ंतीनी सल्तनत ख़त्म हो गई थी, मगर यहाँ के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ख़त्म नहीं हुए थे। यही वो नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। 988 ईस्वी में रशिया के प्रिंस व्लादिमीर ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपनाकर अपनी हुकूमत को बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ जोड़ दिया था। ये वो वक्ती फैसला था जो आने वाले दौर में रशिया के सियासी और मजहबी नक्शे को नई शक्ल देने वाला था। वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। उस वक्त व्लादिमीर ने अपने लोगों का मास बैप्टिज्म करवाया था, यानी बड़ी तादाद में लोगों को क्रिश्चियनिटी कबूल करवाया था, जिससे रशिया में क्रिश्चियनिटी का आगाज हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 300 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन II ने रोमन एम्पायर को क्रिश्चियनिटी से इंट्रोड्यूस किया था और 988 ईस्वी में व्लादिमीर की कन्वर्जन ने रशिया में ऑर्थोडॉक्स चर्च की बुनियाद रखी थी। यहाँ तक कि उसने बाज़ंतीनी सल्तनत की शहजादी प्रिंसेस आना से शादी भी कर ली और ये शादी रशिया और बाइजेंटाइन एम्पायर के रिश्ते को और मजबूत कर गई। वक्ती रहनुमाओं के हाथ सिर्फ चाल नहीं चलते, वो इतिहास भी लिखते हैं। 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्कों के हाथों में चला गया और 1472 ईस्वी में बाज़ंतीनी सल्तनत की आखिरी शहजादी सोफिया की शादी मॉस्को में इवान III से हुई थी, जिसके ग्रैंड सन इवान IV ने 1547 में जार का टाइटल क्लेम किया था, जिसके बाद से मॉस्को की सल्तनत को रूमी सल्तनत का वारिस और तीसरा रोम भी कहा जाने लगा। जार का वर्ड सीजर से लिया गया था, जो रशियन एम्पायर के सबसे बड़े रूलर का टाइटल था। रोमन सीजर्स दुनिया के सबसे पावरफुल रूलर्स माने जाते थे और अब रशिया ने उसी टाइटल को अपनाकर अपने आप को रूमी सल्तनत का वारिस करार दिया। ये सियासी दावा था कि अब रोम से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल तक का सिलसिला अब मॉस्को में आके थमेगा। इवान IV रशिया का पहला रूलर था जिसने ऑफिशियली जार का टाइटल अडॉप्ट किया
जार का टाइटल लेने से रशिया में क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ गया। जार्स अपने आप को नॉट ओनली पॉलिटिकल रूलर्स बट रिलीजियस प्रोटेक्टर्स भी समझते थे। ये तीसरे रोम का नारा सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं था, यह रशियन रूलर्स का एक जबरदस्त क्लेम था। इस दावे ने न सिर्फ रशिया को सियासी तौर पर बुलंद किया बल्कि मजहबी तौर पर भी यह तस्लीम किया गया कि रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का असली रखवाला बन चुका है। और पूरी दुनिया के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने भी यह तस्लीम कर लिया कि मॉस्को ही अब तीसरा रोम है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। पहले रोम का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल इटली का शहर रोम था, जो आज भी रोम के नाम से मशहूर है। जब कॉन्स्टेंटाइन II ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया था तब उसने रोम से कैपिटल को कॉन्स्टेंटिनोपल में शिफ्ट कर दिया था, यानी दूसरा रोम अब कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया था। मगरिबी रोम तो पहले ही 500 साल के अंदर खत्म हो गया था, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल अब भी कायम था और इसे मशरिकी रोम और बाज़ंतीनी सल्तनत कहा जाने लगा। इसी रोम के बारे में कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है। जब कुरान पाक नाजिल हुआ था उस वक्त ये बाज़ंतीनी सल्तनत का दौर था और कॉन्स्टेंटिनोपल रोमी हुकूमत का मरकज था। इससे एक और अहम बात समझने को मिलती है कि जैसे रोम से कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल में शिफ्ट हो गया था, वैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल से दोबारा मॉस्को में शिफ्ट होकर आज रूस पूरी दुनिया की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को लीड कर रहा है। कॉन्स्टेंटिनोपल के खात्मे के बाद रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी और आपको दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस रशिया में ही मिलेंगे। और हागिया सोफिया के बाद ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल्स भी आपको सबसे ज्यादा रशिया में ही मिलेंगे। यही वजह है कि रूस और उस्मानिया सल्तनत के बीच कई जंगें देखी गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टेंटिनोपल थी। और इनमें से आखिरी बार रूस उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा था, जिसके बदले में रूस ने अंग्रेजों से कॉन्स्टेंटिनोपल मांगा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट की, जो वर्ल्ड वार के दौरान किया गया था, जिसमें 4 मुल्कों ने मिलकर एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था कि जब उस्मानिया सल्तनत टूटेगी तो मुसलमानों की सरजमीनों के कौन से हिस्से पर किसका कब्जा होगा। ये मुआहिदा तारीख का वो मोड़ है जहाँ से दुनिया के नक्शे को नई शक्ल दी गई थी। इस मैप को देखिए, ये जो तुर्की के साउथ वेस्ट वाले हिस्से में ग्रीन कलर है, इसे इटली ने कब्जा करना था और ये ब्लू फ्रांस का हिस्सा है। ये जो पीच कलर है ये ब्रिटेन का यानी अंग्रेजों का है और येलो कलर रशिया के हिस्से में जाना था और ये वाला हिस्सा कॉन्स्टेंटिनोपल है जो तुर्कों ने फतह किया था रोमियों से। कुछ समझ में आया कि रूस ने इसकी क्यों डिमांड की। रशिया के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि रोमी सल्तनत की विरासत थी और एक रास्ता भी था, बॉस्फोरस और मेडिटेरेनियन सी तक का रास्ता, जो दुनिया के सियासी और तिजारती तौर पर सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। अगर रशिया ने यह रास्ता हासिल कर लिया तो समझ लो कि दुनिया के समंदर उसके कदमों में आ जाएंगे। यह दावा सिर्फ रशिया का नहीं था बल्कि उस्मानिया सल्तनत के लिए भी कॉन्स्टेंटिनोपल एक ताकत का निशान है। 1907 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रशिया के साथ अलायंस करने के लिए लालच दिया था कि जब हम जंग में फतह हासिल कर लेंगे तब कॉन्स्टेंटिनोपल रशिया का होगा, और रशिया भी यही चाहता था। लेकिन दोस्ती और दुश्मनी का फर्क कभी कभी सिर्फ एक धागे का होता है। जब रशिया सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाकर भी फतह हासिल करने के बिल्कुल करीब था, तब रशिया में हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हो गई और इसे दुनिया बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जानती है, जो कि यहूदी और अंग्रेजों की साजिश का नतीजा था। रशिया में रातों रात तख्ता पलट कर दिया गया और पूरी जार फैमिली का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद रशिया को जंग से बाहर कर दिया गया, या फिर यूं कहूं कि रशिया की पीठ में खंजर घोंप दिया गया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टेंटिनोपल रशिया के हाथ लग जाए और दुनिया इसे रोमी सल्तनत का वारिस तस्लीम कर ले। इस बगावत ने रूस के सियासी नक्शे को ही पलट कर रख दिया। जो रूस कभी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एम्पायर था उसे तख्ता पलट करवा कर कम्युनिज्म लागू कर दिया गया। कहते हैं किसी की पीठ में छुरा घोंपना सियासत का पुराना दस्तूर है। यही रूस के साथ भी हुआ। कम्युनिज्म का जो सिलसिला रशिया में शुरू हुआ
वो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी ताकतों को ख़त्म करने का भी था। कम्युनिस्ट हुकूमत ने न सिर्फ ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को बंद करवाया बल्कि मुसलमानों की मस्जिदों को भी निशाना बनाया। यह ऐसी काली रात थी जिसमें रशिया के लोग अपना मजहबी वक़ार खो रहे थे। सोवियत यूनियन के दौर में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों का ही कत्लेआम किया गया। कम्युनिज्म ने रिलीजन को ख़त्म करने के लिए अपने ही लोगों पर जुल्म किया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि अब रशिया एक एथियस्टिक मुल्क बन गया है। ये असल में वो सबक था जो दुश्मन रशिया को उसके सियासी और मजहबी असास से दूर रखने के लिए दे रहे थे। अब आते हैं 1954 में, जब सोवियत यूनियन ने एक और अजीबोगरीब कदम उठाया। क्रीमिया जो रशिया का हिस्सा था उसे अचानक सोवियत यूनियन ने यूक्रेन को तोहफे में दे दिया। जानते हो क्यों? ताकि रशिया की पीठ में फिर एक बार खंजर घोंप दे। समझने की बात यह है कि यह सिर्फ एक सियासी कदम नहीं था बल्कि इसके पीछे भी एक गहरी साजिश थी। रशिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक लंबी तारीखी साजिश का हिस्सा था। क्रीमिया रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रशिया की नेवी क्रीमिया में मौजूद है, जहां से कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता बहुत आसान है। क्रीमिया से गुजरकर ही रशिया ब्लैक सी के जरिए बॉस्फोरस और मेडिटेरेनियन सी तक आसानी से पहुंच सकता था। क्रीमिया को यूक्रेन के हवाले कर देना एक ऐसी साजिश थी जो रशिया के मुकाम को कमजोर करने के लिए थी। जैसे एक पहलवान के दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं, वैसे ही ये कदम रशिया को उसके समुद्री ताकत से दूर रखने का था। बॉस्फोरस का रास्ता बंद कर देना रशिया के लिए नाकाबिले कबूल था क्योंकि बॉस्फोरस में कॉन्स्टेंटिनोपल है और मेडिटेरेनियन सी से रशिया को दूर रखना इसलिए जरूरी था कि इसराइल को फ्यूचर में कभी रशिया से कोई खतरा ना हो और इसराइल सेफ रहे। यही वजह है कि क्रीमिया को यूक्रेन के हवाले कर दिया गया। इसके बारे में न क्रीमिया के लोगों से पूछना जरूरी समझा गया, न रशियन से मशवरा लिया गया। यही नहीं बल्कि यूक्रेन का ईस्टर्न वाला हिस्सा भी रशिया का हिस्सा था जो यूक्रेन को तोहफे में दे दिया गया। इसलिए कि जिन लोगों की वजह से सोवियत यूनियन वजूद में आई थी, उन्हीं लोगों को जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी और जब इसका खात्मा भी हो जाएगा, उसके बाद रशिया के सामने एक ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट होगा जो एंटी रशियन होगा, यानी रशिया का दुश्मन होगा। जैसा कि अंग्रेज कश्मीर की हड्डी हमारे सामने डाल गया था ताकि इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे, वैसे ही यूक्रेन और क्रीमिया का मसला जानबूझकर क्रिएट किया गया था जो आने वाले दौर में रशिया के गले का फंदा साबित होगा। यूएसएसआर के खात्मे के बाद यूक्रेन की जनता ने अक्लमंदी से काम लेते हुए हर बार प्रो रशियंस यानी रशिया के सपोर्टर्स को ही अपना प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन मगरिबी दुनिया ये नहीं चाहती थी। वो चाहते थे कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, जिसके लिए 2014 में प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाए गए, जिसमें 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई और उसका इल्जाम यूक्रेन के प्रेसिडेंट पर आ गया और अपनी जान बचाने के लिए वो यूक्रेन से फरार हो गया। अब यूक्रेन में एक ऐसे शख्स को प्रेसिडेंट बना दिया गया जो एंटी रशियन यानी रशिया का दुश्मन था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, जो कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था। जब यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट को यूरोमैडन प्रोटेस्ट के बाद हटा दिया गया, तब रशिया ने फौरन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जहां अक्सर लोग रशियन स्पीकिंग है और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। उस पर रशिया ने कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम के जरिए कब्जा किया, जिसमें क्रीमिया के लोगों ने रशिया के साथ मिलने के लिए वोट दिया, लेकिन इस रेफरेंडम को काफी देशों ने इलीगल माना। अब यूक्रेन का प्रेसिडेंट एंटी रशियन था, जिसका काम यूक्रेन को रशिया से दूर करना और मगरिबी दुनिया के करीब लाना था। यूक्रेन में रशिया के खिलाफ नफरत बढ़ती गई और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का स्ट्रेटेजिक प्लान भी कामयाब होने लगा। यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए और डिफेंस रिफॉर्म्स किए जो रशिया को गुस्सा दिलाने वाले थे। इसी दिन के लिए सोवियत यूनियन का खात्मा किया गया था कि जब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रशिया के सामने उभरेगा जिसका प्रेसिडेंट एंटी रशियन हो, और जब वो नेटो में भी शामिल हो जाएगा तो रशिया कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि नेटो के हथियार यूक्रेन में तैनात होंगे, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल होंगे। उसके बाद यूक्रेन रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देता और रशिया कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि एक नेटो कंट्री पर हमला करने का मतलब सारे नेटो कंट्रीज पर हमला करने जैसा है, जिसके बाद रशिया और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि सारे नेटो कंट्रीज मिलकर रशिया को घेर लेते और क्रीमिया वापस यूक्रेन के हवाले करना पड़ता, जिसका मतलब रशिया अब समुद्री ताकत नहीं रहता।
कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता, बाज़ंतीनी सल्तनत का वारिस और तीसरा रोम होने का दावा सिर्फ एक अफसाना बनकर रह जाता और इसराइल में इसका जश्न मनाया जाता। अगर पुतिन ने यूक्रेन पर नाटो में शामिल होने से पहले हमला नहीं किया होता तो उनका मास्टर प्लान यही था, लेकिन पुतिन ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि रशिया ही रोमी सल्तनत का वारिस है, जो कयामत के नजदीक मुसलमानों के साथ मिलकर मुश्तरका दुश्मन से यानी कॉमन एनिमी से जंग करेगा। तो क्या ये वक्त आने वाला है? क्या आप इस अलायंस को एक रियलिटी में बदलते हुए देखते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और मुसलमान मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना ले और रशिया के बजाय मगरिबी दुनिया से अलायंस क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करके देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।